हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियोस में हम लोग बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख चुके थे और ये जो हमारा पेपर है वो 2022 का है ना। और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 के ए में क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी फॉर एन इंजीनियर। मतलब एक इंजीनियर को बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, इसका नीड क्यों पड़ा, ये हमें बताना है। ठीक है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, वायरसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब वायरस को किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, क्यों। ठीक है, इसका रीजन पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके दोनों का ही सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी फॉर एन इंजीनियर। मतलब एक इंजीनियर को बायोलॉजी क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों नीड पड़ता है, इसका आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर में ऐसे है, स्टडिंग बायोलॉजी कैन बी बेनिफिशियल फॉर इंजीनियर्स इन सेवरल वेज। अलग अलग तरीके से इंजीनियर्स के लिए बायोलॉजी पढ़ना बेनिफिशियल हो सकता है। पहला तरीका है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। Engineers working in medical device development or bioengineering benefit from a strong foundation in biology to create effective and safe technology। मान लीजिए कोई हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहा होगा कोई इंजीनियर, है ना। लाइक कोई भी डॉक्टर का इक्विपमेंट वो डेवलप कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर वो इक्विपमेंट डेवलप कर रहा है और उसे बायोलॉजी का ही नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसीलिए बायोलॉजी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंजीनियर के लिए। ये तो एक पॉइंट था, अगर वो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे होते हैं इसलिए बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड डिजाइंस। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम कैन इंस्पायर इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सच एज बायोमिमिक्री इन रोबोटिक्स और मटेरियल साइंस। मतलब जैसे देखिए, अगर इंजीनियर्स बायोलॉजी पढ़े होंगे तो अगर वो रोबोटिक्स के फील्ड में कदम रखते हैं और वहां से कुछ बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन पे किसी भी चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं तो बायोलॉजी का नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो इसलिए भी बायोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। नॉलेज ऑफ बायोलॉजी हेल्प्स इंजीनियर्स एड्रेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस सच एज पॉल्यूशन रेमेडिएशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे देख लीजिए, सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो वो लोग पुल बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग इंजीनियर्स अलग अलग काम करते हैं ना। जैसे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हो गए तो वो लेट से किसी भी मोबाइल टावर में वर्क कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, मान लीजिए आप। तो उसकी वजह से, उसके रे की वजह से चिड़िया को हो सकता है हार्म पहुंचे कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ से कैसे चिड़िया को बचाया जाए, अगर बायोलॉजी का नॉलेज ही नहीं होगा कि नेचर में हार्म पहुंच सकता है, या फिर जैसे मान लीजिए पुल का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसकी वजह से अगर बायोडाइवर्सिटी में अगर तबाही मच सकता है तो वो चीज़ तो सुटेबल नहीं है या सस्टेनेबल नहीं है ना। तो इसीलिए बायोलॉजी का नॉलेज होना इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी था एक वैलिड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें क्या है, विद द राइज ऑफ बिग डेटा इन बायोलॉजी, engineers proficient in bioinformatics can contribute to advancement in genomics, drug discovery and personalized medicine। जैसे देख लीजिए, अभी के टाइम पे कई बार ऐसा होता है, एक तो ऐसा न्यूज आया जैसे कि एक पर्सन थी, उनके चाइल्ड को कुछ बीमारी हो रखा था। ठीक है, वो सब जगह सब कुछ चेकअप करवा ली और उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, बट उन्होंने चैट जीपीटी पे सारा प्रॉब्लम लिखा तो चैट जीपीटी उन्हें सजेस्ट करता है कि ये प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप इस टाइप के डॉक्टर से जाके मिलिए। तो उन्होंने उस टाइप के डॉक्टर से मिला और उनका काम बन गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जैसे जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा आते जा रहा है ना। जैसे जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा आता जा रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और वैसे वैसे हम लोग चीज़ों को पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो अगर बायोलॉजी का हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे पर्सनलाइज करेंगे। तो इसीलिए एक इंजीनियर को बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह एडवांसमेंट इन जेनोमिक्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जीन्स को हमें डेवलप करना है तो उसके लिए भी ऑब्वियसली इंजीनियर्स ही काम करेंगे। तो इंजीनियर्स को उसके लिए कम से कम बायोलॉजी का कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है ना।
नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इसमें क्या है, लेट से कभी इंजीनियर को बायोलॉजिस्ट के साथ मिल के वर्क करना पड़े किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो अगर इंजीनियर को कुछ आता ही नहीं रहेगा तो कैसे वर्क कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए कोलैबोरेशन करने के लिए भी इंजीनियर्स को बायोलॉजी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेटिक बायोलॉजी। इसमें क्या है, इंजीनियर्स यूटिलाइज बायोलॉजिकल सिस्टम टू क्रिएट न्यू फंक्शन और ऑर्गेनिज्म। Understanding biology is crucial for designing synthetic biological systems and engineering living organisms for application like biofuel production और drug development। जैसे बायोलॉजिकल फ्यूल है ना, इसका अगर हमें डेवलपमेंट करना है ना, तो पहले से हमें बायो के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं रहेगा तो कैसे बायोफ्यूल का हम लोग डेवलपमेंट कर सकेंगे, है ना। इसीलिए एक इंजीनियर को बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए कहीं ना कहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बायोमैकेनिक्स एंड एर्गोनॉमिक्स। इसमें क्या है, इंजीनियर्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स और इन्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन यूज कैन अप्लाई बायोलॉजिकल प्रिंसिपल टू ऑप्टिमाइज एर्गोनॉमिक्स एंड इन्हांस यूजर एक्सपीरियंस। यूजर के एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए, मतलब जो भी चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम इंजीनियर्स डेवलप कर रहे हैं, उससे मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए, है ना, उसके लिए हमें बायोलॉजी आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये सारे पॉइंट थे जिनके बेसिस पे आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था तो मैंने चीज़ों को 7 पॉइंट्स में रखा और उसी के बेसिस पे आप आंसर डेवलप कर सकते हैं, है ना। पॉइंट का नंबरिंग तो डिफर कर सकता है लेकिन इस तरीके से आप आंसर फॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है 2 का ए समझ में आया होगा। अब 2 के बी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, 2 के बी में क्या पूछ रखा है, वायरसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाई। मतलब वायरस को किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, यही पूछ रखा है ना। देखिए, जैसे सबसे पहली बात, हम लोग अगर बचपन में भी पढ़ते थे तो वहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना होता था तो हम लोग कैसे करते थे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी ऐसे करके क्लासिफाई करते। तो वहाँ भी पढ़ते थे कि वायरस को कहीं भी क्लासिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसका रीजन अभी हम लोग जानते हैं। Viruses are not considered living organism because viruses lack the essential characteristic of living organism such as ability to reproduce on their own। मतलब वो खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मेटाबोलाइज न्यूट्रिएंट्स, वो खुद से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन भी नहीं करवा सकते हैं। और कैरी आउट सेलुलर फंक्शन, सेल के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है ना, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, अलग अलग बहुत सारा फंक्शन होता है। तो वो सारा फंक्शन वायरस खुद ब खुद अपने आप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी वो किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं कंसिडर करे जाते हैं। दे आर इसेंशियली जेनेटिक मटेरियल, मतलब वायरस जो होता है वो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, मतलब किसी भी प्रोटीन कोट के अंदर डीएनए और आरएनए के फॉर्म में वायरस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, है ना। मतलब कोई भी एक सेल जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब कोई भी डिफाइंड शेप ही नहीं है वायरस का, है ना। तो इसलिए भी इसे क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशनरी एम्बिग्युइटी। वायरसेस डू नॉट फिट नीटली इनटू ट्रेडिशनल ट्री ऑफ लाइफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशन between organisms. They have unique genetic structure and mechanism of replication that differ from those of cellular organism. बेसिकली वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है वो सारे ही ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है, इसकी वजह से भी हम उन्हें क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। वायरसेस हैव हाई म्यूटेशन रेट्स एंड कैन क्विकली इवॉल्व टू evade host immune responses और डेवलप रेसिस्टेंस टू एंटीवायरल ड्रग्स। मतलब वायरस क्या होते हैं, बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेट से ग्रो करते हैं जब भी ये होस्ट सेल के अंदर होते हैं, और अपने आप को बहुत कम टाइम में इवॉल्व कर पाते हैं, जिसकी वजह से एंटीवायरल ड्रग्स का उन पर इफेक्ट ही नहीं होता है। इसलिए भी इन्हें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से अलग किया गया। बाकी जैसे बैक्टीरियल डिजीज है या फंगल डिजीज है या फिर प्रोटोजोआ या एल्गी का डिजीज है तो वो सब ट्रीटेबल है बहुत हद तक, लेकिन वायरल डिजीज जो होता है वो बहुत हद तक उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसका ट्रीटमेंट ढूंढने में। तो इसलिए भी इसे वायरस को किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है ना।
नेक्स्ट पॉइंट है वेरिड जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या है, वायरसेस कैन हैव डीएनए और आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। मतलब वायरस के पास या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है उनके जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। और देयर जेनोम कैन बी सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड। मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टैंड हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड हो सकता है ना। दिस डाइवर्सिटी मेक्स इट चैलेंजिंग टू क्लासीफाई वायरसेस बेस्ड ऑन शेयर्ड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी हम नहीं आइडेंटिफाई कर सके, है ना। तो इसलिए भी वायरस को किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स थे वायरस को क्यों नहीं हम किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करते हैं, इसके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। अभी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में होगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल पाए अगर उनका भी एग्जाम है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।